हेलो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले हम नर इम्पल्स पर बात करेंगे। हमारी बॉडी में रिसेप्टर जो हैं वो स्टिमुलस के बारे में इंफॉर्मेशन को रिसीव करके रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करके इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आगे इन्हें इफेक्टर्स तक सेंड करता है। कहाँ तक? इफेक्टर तक। तो जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सीएनएस और सीएनएस से इफेक्टर्स तक पहुंच जाता है स्टिमुलाई के बारे में, स्टिमुलस के बारे में, उस इंफॉर्मेशन को हम नर इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलस, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलस। तो जो इंफॉर्मेशन स्टिमुलस के बारे में रिसेप्टर से कहाँ, सीएनएस में सेंड किया जाता है, सीएनएस से फिर इफेक्टर्स में। तो जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से इफेक्टर्स तक पहुँच पाता है स्टिमुलस के बारे में, से हम नर इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक होता है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लेकिन पहले हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पढ़ेंगे। आप ये हमारे पास में एक न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, जो कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव और इनसाइड मोर नेगेटिव। इस स्टेट ऑफ न्यूरॉन को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर से मोर पॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू इनसाइड। ठीक है, और इनसाइड नेगेटिव होता है। इस स्टेट को हम पोलराइज स्टेट भी कहते हैं। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इसे हम पोलराइज स्टेट भी कहते हैं। आइस स्टेट, और इस स्टेट में जो वोल्टेज होता है वो -70 मिली वोल्ट है। माइनस का मतलब है कि न्यूरॉन का जो इनसाइड होता है, ये इनसाइड ये मोर नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ठीक है, अब हम यानी कि कौन से फैक्टर जो हैं वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को बरकरार रखते हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर ये डेंड्राइट्स हैं, ये गोल स्ट्रक्चर एरिया जो है ये सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी के बीच में ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद ये वाले जो हिस्सा है ये एक्सॉन है, और फिर ये जो एक्सपेंडेड रीजन है इसे साइनेप्टिक नोब और एक्सॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं। एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक नोब दोनों हम इसे, इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद होते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का शेप का जो मार्केट में नज़र आ ये है सोडियम पोटाशियम पम्प्स। पहला जो फैक्टर जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बरकरार रखता है वो है सोडियम पोटाशियम पम्प। ये सोडियम पोटाशियम पम्प के ये हमारे पास क्या है, ये है सोडियम एंड पोटाशियम पम्प। ठीक है, ये सोडियम पोटाशियम पंप है। ये क्या करता है, ये 3 सोडियम्स आयंस को बाहर पुश करता है और 2 पोटाशियम आयंस को इनसाइड पुश करता है। ठीक है, क्या करता है, ये 3 सोडियम आयंस को बाहर पुश करता है और 2 पोटाशियम को इनसाइड। लेकिन इससे एटीपी की ज़रूरत भी होती है, और वो एटीपी से कौन प्रोवाइड करता है, वो इसे माइटोकॉन्ड्रिया। ही माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी प्रोवाइड करता है, जो कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बाहर जो है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इस कंपेयर टू इनसाइड। इनसाइड जो कंसंट्रेशन है ऑफ सोडियम आयन वो कम है। और इसके अलावा अगर बात करें हम
पोटाशियम की, तो पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। ये आउटसाइड कम होते हैं पोटाशियम आयंस, और इनसाइड जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये 30 टाइम्स ज़्यादा होते हैं अंदर, और सोडियम 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं आउटसाइड। ठीक है, तो चूँकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन के ख़िलाफ़ ये पंप जो है आयंस को पुश करता है, तो इससे एटीपी की ज़रूरत है, और इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एटीपी यूज़ होती है, इसमें एटीपी यूज़ होती है। जब ये 3 सोडियम को बाहर पुश करता है और 2 पोटाशियम को इनसाइड पुश करता है, तो इससे क्या हो रहा है, जो बाहर रीजन है मेम्ब्रेन का ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, जो न्यूरॉन के जो सेल मेम्ब्रेन का जो बाहर रीजन होता है ये पॉजिटिव होता है, और इनसाइड जो है वो नेगेटिव होता जाता है। इनसाइड क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो एक फैक्टर तो ये है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक फैक्टर जो बरकरार रखता है। फैक्टर में अगर हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बरकरार रखते हैं, तो उनमें नंबर 1 है सोडियम पोटाशियम पंप्स। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है पोटाशियम लीकी चैनल। क्या है वो है पोटाशियम लीकेज। पोटाशियम आयन लीकेज। ठीक है, ये आपको पोटाशियम चैनल्स नज़र आ, ये क्या है, ये पोटाशियम चैनल्स है, और ये नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल्स हैं। इसे हम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल और गेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पोटाशियम को हर वक्त बाहर पुश करते हैं। जब पोटाशियम बाहर जाते हैं तो ये बाहर रीजन जो है वो पॉजिटिव होता जाता है, और इनसाइड नेगेटिव होता जाता है। ये बाहर रीजन पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। चूँकि पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस पॉजिटिव चार्ज बाहर जब जाएंगे तो जो न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर जो रीजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इनसाइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्टर और भी, हमने तो पोटाशियम लीकेज को पढ़ लिया, इसके अलावा एक और भी फैक्टर है, वो कुछ आइंस होते हैं। नंबर 3, कुछ मालिक्यूल्स होते हैं अंदर कुछ, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जो थर्ड फैक्टर हैं वो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस है। क्या है, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस है। इनमें एक है एमाइनो एसिड्स। क्या चीज़, एमाइनो एसिड लाइक, इसमें प्रोटीन्स और एमाइनो एसिड बस दोनों। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या चीज़ें आती हैं, न्यूक्लिक एसिड में एक डीएनए है, और दूसरा जो है वो है आरएनए। दूसरा एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। ठीक है, इसके अलावा अगर अगले किस्म बात करें तो वो है ऑर्गेनिक, सॉरी यहाँ पर ए है, ऑर्गेनिक एसिड। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सोडियम पोटेशियम पंप्स पहले था, फिर दूसरे नंबर पर था पोटेशियम लीकेज, तीसरे नंबर पर था नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। उनमें अमाइनो एसिड थे, न्यूक्लिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ये चीज़ें चुनकर इन पर नेगेटिव चार्ज होती हैं, जब ये अंदर मौजूद होते हैं तो ये अंदर रीजन को नेगेटिव रखते हैं। अंदर रीजन को क्या करते हैं, नेगेटिव।
तो हम फिर पहले से